मैंने आपको ये कहा कि बिहार नॉर्थ इंडिया का एक इकलौता ऐसा राज्य है जहां आज तक कोई भी बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बना है। और मैंने कहा था इसके पीछे एक शख्स है जिनकी अहम भूमिका रही है, न सिर्फ आज तक बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री न बनने देने पर, बल्कि पूरी बिहार की राजनीति में इनका बहुत बड़ा बोलबाला रहा है। इनका एक बड़ा फेमस स्लोगन है जिनको मैं बोलूंगा तो आप समझ ही जाएंगे कि मैं किनकी बात कर रहा हूं। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेंगे बिहार में लालू। जी हां, मैं बात कर रहा हूं लालू प्रसाद यादव की। ये वही शख्स हैं जिनकी वजह से आज तक बिहार में बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सका है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रविंद्र और आप देख रहे हैं द राम शो। बीजेपी और केंद्र सरकार जब 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन की तैयारियों में व्यस्त थी और पूरा मीडिया इसे देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना चुका था, तब एक शख्स रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अस्पताल के वार्ड में बैठा ये सब होता देख रहा था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव इस समय पशुपालन घोटाले में सजा काट रहे हैं। सेहत खराब होने के कारण उन्हें अस्पताल में रखा गया है। कोरोना से बचाव के लिए उन्हें जेल से बाहर रखने की उनके डॉक्टर की अर्जी खारिज हो चुकी है। लालू प्रसाद शायद अब से ठीक 30 साल पहले के घटनाक्रम को उस दिन जरूर याद कर रहे होंगे जब उन्होंने बीजेपी के राम रथ के घोड़े को लगाम लगा दी थी और बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष श्री लालकृष्ण आडवाणी को नजरबंद कर दिया था। लालू यादव ऐसे समय में जेल में है जब बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और राजनीतिक पार्टियां कोरोना काल के पाबंदियों के बीच चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। बीजेपी ने राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए जो समय चुना है, उसके बाद शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती कि तत्कालीन तौर पर उसके निशाने पर बिहार के चुनाव थे। केंद्र सरकार द्वारा राम मंदिर ट्रस्ट में बिहार के बीजेपी के दलित नेता कामेश्वर चौपाल को रखना अनायास नहीं है। ट्रस्ट में वो एकमात्र दलित सदस्य हैं। ये कहना मुश्किल है कि लालू यादव अगर इस समय जेल में नहीं होते तो बीजेपी की मंदिर राजनीति में क्या काट निकालते। ये सवाल इसलिए नहीं पूछा जा सकता क्योंकि लालू प्रसाद जेल से बाहर आने की अर्जी भी लगाते हैं तो एजेंसियां इसका विरोध करेंगी। सरकार कतई नहीं चाहेगी कि लालू प्रसाद इस दौरान बाहर रहें। उनके जेल में रहने से बीजेपी के नेताओं को भी सुकून मिलता है। वो लालू यादव ही तो थे जिन्होंने सिर्फ 42 साल की उम्र में जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने, लगभग आधा साल ही हुआ था कि बीजेपी के राम रथ को रोकने की उन्होंने हिम्मत की थी। बीजेपी ने 1986 में तय कर लिया था कि आने वाले समय में उनकी राजनीति के केंद्र में राम मंदिर ही होगा। इसी मकसद से बीजेपी अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या पथ पर रथ यात्रा निकालने का फैसला किया। उनकी यात्रा के साथ ही देश में सांप्रदायिक माहौल बेहद गर्म हो गया और यात्रा मार्ग और आसपास में दंगे भड़क उठे। लेकिन ये दिलचस्प है कि उस समय किसी भी राज्य सरकार ने उनके रथ को रोकने का साहस नहीं किया। ये काम लालू यादव ने कर दिखाया। उनके आदेश पर आडवाणी को समस्तीपुर में 23 अक्टूबर 1990 को गिरफ्तार करके नजरबंद कर लिया गया। इस तरह बीजेपी का अभियान सफल हो गया और लालकृष्ण आडवाणी की अपराजेय नेता की छवि भी ध्वस्त हो गई। गौर करने वाली बात यह भी है कि बिहार में 80% से ज्यादा लोग हिंदू हैं। इसके बावजूद लालू यादव ने राम मंदिर के अभियान को रोक लिया और हिंदुओं का ज्यादातर वोट वे हासिल करते रहे। इसके लिए उन्होंने सेकुलरिज्म के साथ सामाजिक न्याय का ऐसा ताना बाना बुना जिसकी काट बीजेपी बिहार में आज तक नहीं निकाल पाई है। लालू यादव का ऐसा रुतबा बना कि पिछले 30 साल में लगभग 22 साल वे केंद्र और राज्य में सत्ता में रहे। उनकी पार्टी ने 1990, 1995, 2000 और 2015 में बिहार विधानसभा के चुनाव जीते। इसके अलावा वे 2004 से 2009 तक देश के रेल मंत्री भी रहे। लालू ने यह करिश्मा तब किया है जब मीडिया से लेकर जांच एजेंसियां और समाज में ओपिनियन बनाने वाले ज्यादातर लोग उनके खिलाफ रहे हैं। 2005 और 2010 में लालू यादव की पार्टी विधानसभा चुनावों में हार गई, लेकिन जीत और हार से परे बिहार की राजनीति लालू यादव के इर्द गिर्द घूमती रही है। बिहार का चुनाव या तो लालू यादव को जिताने के लिए होता है या लालू यादव को हराने के लिए।
नीतीश कुमार की भी एकमात्र ताकत यही है कि वो लालू यादव को रोक पाने में सक्षम राजनेता माने जाते हैं, वरना विकास से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था के मामले में उन्होंने कोई चमत्कारिक काम नहीं किया है। बीजेपी को 1990 ही नहीं 2015 की लालू के हाथों से मिली हार भी जरूर याद होगी। ये चुनाव 2014 में केंद्र की सत्ता में नरेंद्र मोदी के आने के बाद हुए। माना जाता है कि उस समय देश में मोदी लहर थी। बीजेपी को ऐसा लगा कि वो बिहार में अपने दम पर सरकार बना लेगी। इसके लिए उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री और बीजेपी के लगभग हर केंद्रीय मंत्री ने बिहार में प्रचार किया। माहिर रणनीतिकार लालू यादव ने इसकी काट के लिए अपनी रणनीति बनाई। पार्टी के तत्कालीन हितों को कुर्बान करके उन्होंने नीतीश कुमार के साथ तालमेल किया और उन्हें मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया। इसी बीच आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को जाने क्या सूझी, उन्होंने आरक्षण को लेकर यह बयान दे दिया कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। इसी मुद्दे को लालू यादव ने लपक लिया और बिहार चुनाव का प्रमुख मुद्दा बना दिया। नतीजा ये रहा, बीजेपी 243 सदस्यीय विधानसभा में 53 सीटों पर सिमट गई। आरजेडी 82 एमएलए के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। ये एक और दास्तान है कि नई सरकार के 2 साल बीतते बीतते नीतीश कुमार ने हारी हुई पार्टी बीजेपी के साथ मिलाकर सरकार बना ली। लेकिन बीजेपी अच्छे से जानती है कि 2015 में लालू यादव ने हराया था। ये कोई नहीं कह सकता इस बार के चुनाव को लेकर लालू यादव क्या रणनीति बना रहे हैं। हालांकि जेल में सीमित लोग ही उनसे मिल पाते हैं, लेकिन जब भी तेजस्वी या आरजेडी के अन्य नेता उनसे मिलने जाएंगे तो लालू यादव उन्हें कोई तरीका सुझा सकते हैं। हो सकता है कि वे फिर से सेकुलरिज्म और सामाजिक न्याय का कोई ऐसा फॉर्मूला निकालें जिनकी काट निकालना बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाए। वहीं यह भी मुमकिन है कि पूरा देश अपनी पकड़ बनाती बीजेपी को रोक पाना लालू यादव के लिए इस बार मुमकिन ना हो, खासकर तब की जब उनकी सेहत ठीक नहीं है और कोरोना काल में ज्यादातर लोग उनसे मिल नहीं सकते। बिहार इलेक्शन हमेशा से पूरे देश की राजनीति को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है, पर इस बार राजनीतिक गलियारे का हल्ला हो वर्चुअल रैली में बदल चुका है। ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार इलेक्शन के रंग इस बार फीके से रह गए हैं। इस बार जिस तरह लालू प्रसाद यादव जेल या हॉस्पिटल में है और आरजेडी की उम्मीद तेज प्रताप और तेजस्वी यादव से है, उसी तरह रामविलास पासवान, जिन्हें राजनीति का मौसम वैज्ञानिक भी बोला जाता है, वो भी हॉस्पिटल में है। अब बात नीतीश कुमार की करते हैं तो वो काफी कॉन्फिडेंट है और लोग तो उन्हें कुर्सी कुमार बुलाने ही लगे हैं। खैर, जो भी हो, हर किसी को ये बात मानना पड़ेगा कि वर्चुअल रैलीज और जूम मीटिंग, नुक्कड़ नाटक और शोर करती हुई भीड़ के सामने बहुत ही डल रिप्लेसमेंट है। पर 2020 के बिहार के इलेक्शन की शुरुआत तो कुछ ऐसी ही है। अब इसका अंजाम क्या होगा ये हमें 10 नवंबर को पता चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मोजो पत्रकार।